पर उन 10 लोगों का झुंझुना बजा बजा के, उनके पोस्टर लगा करके, उनके वीडियो बना बना करके ऐसा दिखाया जाता है जैसे कितनी प्रॉफिटेबल बात है। लोग आते कहते हैं 2 अटेम्प्ट में तो पेपर का फॉर्मेट पता चलता है। मैं फिर बोल रहा हूँ, आप 20 अटेम्प्ट अलाउ कर लीजिए, लोग 25 साल तक बैठे रहेंगे तैयारी करते हुए। मौज इसमें पॉलिटिशियंस की आ रही है, ब्यूरोक्रेट्स की आ रही है और कोचिंग सेंटर्स की आ रही है। क्या क्या नहीं कर सकते थे जवान लोग। आईएएस हो, पीसीएस हो, सब में यही नियम है। आईएएस हो गए तो होम स्टेट नहीं मिलता, पीसीएस हो तो होम टाउन नहीं मिलता, अपवादों को छोड़ के। आचार्य जी, इसमें मेरे को गुरु जी का नहीं समझ आ रहा। बाबा जी के मन में मतलब उन्होंने कुछ लोगों पे वचन किए थे, वो सभी लोग तैयारी कर रहे हैं और जल्दबाजी में तैयारी कर रहे हैं और किसी का नहीं होने वाला। मैं अच्छे से जानता हूँ, 3-4 को मैं देख चुका हूँ। गुरु जी का मन समझा दीजिए। प्रणाम आचार्य जी। मैं अपनी बहन के संबंध में आपसे यह प्रश्न पूछना चाहता हूँ। वह पिछले 4 साल से यूपीएससी की तैयारी कर रही है और पिछले चार चार साल से ही मानसिक अवसाद का से परेशान भी है। वो कई बार कह चुकी है कि जब से ही मैं तैयारी कर रही हूँ तब से ही मेरा किसी काम में मन नहीं लग रहा, मैं परेशान रह रही हूँ। और उससे पहले वो सुखी थी, शांत थी, वो सारी शांति अब दूर हो चुकी है। यूपीएससी की तैयारी इसलिए कर रही है क्योंकि जिस गुरु को वो मानती है, जिस गुरु से वो संबंधित है, उन्होंने ही उन्हें ये वचन किया था कि आप उपलब्धियां हासिल करिए। तो उसी के ही कारण वो तैयारी कर रही है। अब मैंने उसको दिल्ली भी बुलाया अपने पास, तो पहले दिन से ही मेरे को पता लग गया कि वो उसका मन तो लग ही नहीं रहा बिल्कुल पढ़ाई में, बार बार उसका मन भटक रहा था कई दिशा में। तो मैंने उसको उपनिषदों की जो श्लोक के बारे में वो भी उसको बताया, पर उसने कहा कि इससे कुछ नहीं होने वाला। तो उसमें आचार्य जी, मैं यही समझना चाहता हूँ कि वो मतलब क्यों यूपीएससी की तैयारी कर रही है, वो छोड़ क्यों नहीं पा रही। जितना मैं समझ पाया हूँ कि वो बार बार उसके मन में यही आ रहा है कि अगर वो तैयारी बीच में छोड़ देगी तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को ही दोषी पा रही है कि मैं गुरु की जो आज्ञा पालन मैं नहीं उसको कर पाऊंगी ठीक से। तो इसमें आचार्य उसका किसी काम में मन नहीं लग रहा। थोड़ा सा मतलब दिन में जैसे 1-2 घंटा वो पढ़ लेती है, फिर घर के काम तो ऐसे ही जा रहा है। 4-5 अटैम्प्ट दे चुकी है और वो कह रही है 10 अटैम्प्ट ही मेरे पास और होंगे, मैं दूंगी। क्योंकि उसके माइंड में गुरुजी यूपीएससी की तैयारी करवा रहे हैं। गुरुजी किसी कोचिंग में कोई स्टेक है क्या? इसमें इतना क्या ताज्जुब की बात है कि क्यों कर रही है? क्योंकि हम अपने तो होते नहीं, हम तो माहौल के होते हैं। आप माहौल बना दोगे, सरकारी नौकरी, पावर, सिक्योरिटी, ग्लैमर, चारों तरफ से वही चीज़ बरसने लगेगी, तो हर लड़के लड़की को लगता है कि मुझे भी वही मिल जाए, इसमें कुछ इतने अचंभे की क्या बात है। उसको इतना ग्लैमराइज कर दोगे हर तरफ से, उस पर फिल्में बन रही हैं, तो क्या होगा? कुछ हमारी शिक्षा व्यवस्था का दोष है। जो ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं वो एम्प्लॉयबल नहीं होते। यहाँ तक कि जो इंजीनियर्स ही, बहन ने क्या करा है ग्रेजुएशन में? बीटेक। बीटेक, तो ठीक है। तो नासकॉम की रिपोर्ट है, वो पहले भी आई थी, बाद में भी आती रहती हैं। तो नासकॉम की रिपोर्ट बोलती है कि 10-20% इंजीनियर्स भी एम्प्लॉयबल नहीं होते। 10-20% भी, तो उनको नौकरियां मिलती नहीं हैं। और अगर मिलती हैं तो बहुत कम पैसे की मिलती हैं, उतने ही पैसे की मिलती हैं जितनी उनकी योग्यता है। योग्यता है नहीं, एम्प्लॉयबिलिटी उनकी है नहीं, क्योंकि जो पूरा करिकुलम रहा है वो इस लायक रहा ही नहीं है कि वो पढ़ करके 4 साल बीटेक करके किसी इंडस्ट्री में कोई सार्थक, यूज़फुल, प्रोडक्टिव काम कर सके। तो कोई किस बात के पैसे देगा? कोई किस बात के पैसे देगा? इसको लोग बोल देते हैं कि एक्सप्लॉइटेशन होता है प्राइवेट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर आपको उतना ही दे रहा है जितना आपकी योग्यता है।
एक्सप्लॉइटेशन अगर किया है तो एकेडमिक्स ने करा है, आपके कॉलेज और यूनिवर्सिटी ने करा है, उन्होंने करा है एक्सप्लॉइटेशन। उन्होंने 4 साल में आपको इस लायक नहीं बनाया कि इंडस्ट्री आपको पैसे दे। और इंडस्ट्री तो देखिए प्रॉफिट ओरिएंटेड है। आप अगर वहाँ पर 100 का काम करोगे, उनको 100 का मुनाफा दोगे, तो वो 100 में से 10-20 आपको दे देंगे। वहाँ तो सीधी सी बात ये है, वहाँ पर कोई भंडारा तो लगा नहीं हुआ है। समझ में आ रही है बात ये? अभी देखा है ना कितने इंजीनियरिंग कॉलेजेस बंद हुए हैं पिछले 5-10 सालों में, वो बंद ही होते जा रहे हैं लगातार। एडमिशन उनको मिलते नहीं है, तमाम तरीके के फ्रॉड कर करके वो किसी तरह अपनी सीटें भरते हैं। और ये सब पब्लिक में है, अखबारों में आए दिन छपता रहता है, पढ़ लीजिएगा। तो फिर वो जो कैंडिडेट निकलता है वो कहता है कि मैं प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करूं, मुझे 8-10 हज़ार मिलेगा या 10-15 हज़ार मिल जाएगा, आता जाता मुझे कुछ है नहीं। बेइज्जती और होती है। उससे भला ये है कि मैं 5-10 साल बेरोजगार बैठा रहूँगा और ये तो रहेगा कि लड़की आईएएस की तैयारी कर रही है। आईएएस का नाम बहुत बड़ा है। दुनिया के किसी देश में ब्यूरोक्रेसी को इतना सम्मान नहीं जितना भारत में है। ये कॉलोनियल हैंगओवर है और ये प्राइवेट सेक्टर की विफलता का सूचक है। प्राइवेट सेक्टर में अच्छी नौकरियां होती तो इतने करोड़ों लोग सरकारी नौकरियों की ओर नहीं भाग रहे होते। और मज़ेदार बात यह है कि प्राइवेट सेक्टर को पनपने भी इसीलिए नहीं दिया जाता ब्यूरोक्रेसी के द्वारा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर अगर पनप गया तो ब्यूरोक्रेसी की इज्जत कम हो जाएगी। मेरा बैच था, 99 की बात कर रहा हूँ, आईआईटी दिल्ली का बैच। तो 90 के पूरे दशक में यूपीएससी की टॉप 50 रैंक्स में कुछ नहीं तो 10 से 20-25 आईआईटीएन रहते होंगे। इससे ज़्यादा होते हो तो होते हो, 10 से कम तो कभी ना हो। टॉप 10 में ही 3-4-5 आईआईटीएन होते थे। कुछ एक साल तो ऐसे गए हैं कि टॉप 5 रैंक में से 3 या 4 आईआईटी वाले। ये सब 90 के दशक में चलता रहता था। लेकिन 90 का दशक खत्म होते होते 99 का मेरा दशक आया जब, तो पहली बात तो हमारे कैंपस से बहुत कम लोगों ने यूपीएससी का फॉर्म भरा और कुल 2 लोगों का उसमें सिलेक्शन हुआ था, जिसमें एक मैं था। ये बहुत एक विचित्र बात थी, क्योंकि कैंपस से पूरी एक गाड़ी सेलेक्ट होकर के जाती थी लवासना, जो आईएएस ट्रेनिंग एकेडमी है। मेरे साल में सिर्फ 2 लोगों का सिलेक्शन हुआ फाइनल। क्यों? क्योंकि लिबरलाइजेशन के बाद से, इकोनॉमी के 91 में खुलने के बाद से हम देख रहे थे, हम सोच रहे थे कि ब्यूरोक्रेसी को जो ये ओवरसाइज्ड इज्जत और इम्पोर्टेंस मिला हुआ है ये हटेगा। और ऐसे लक्षण भी आ रहे थे कि अब प्राइवेट सेक्टर आगे बढ़ेगा और ज़बरदस्ती ही भारत में ब्यूरोक्रेसी इतना सर चढ़ के बैठी है, इतना इनका महत्व नहीं रह जाएगा। मेरी भी यही उम्मीद थी कि ये ब्यूरोक्रेसी वाला मामला कुछ पर ऐसा हुआ नहीं। शताब्दी बदल गई, हम वर्तमान शताब्दी में आ गए, लेकिन ब्यूरोक्रेसी का महत्व कम होने की जगह मैं देख रहा हूं और बढ़ता ही जा रहा है। ब्यूरोक्रेसी का नहीं बढ़ रहा है, यूपीएससी सिलेक्शन का बढ़ रहा है। वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से ग्लैमराइज हो गया है और इसके पीछे बहुत बड़ा जो एक रोल है वो कोचिंग इंडस्ट्री का भी है। ये अरबों की इंडस्ट्री है और यूपीएससी की उतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी आईआईटी की है, पर यूपीएससी की भी खासी बड़ी है। ये सब आंकड़े भी पब्लिक डोमेन में, आप देख लीजिएगा। अब अगर उस इंडस्ट्री को फलना फूलना है तो उन्हें अपने ग्राहक तैयार करने पड़ेंगे ना। बिना ग्राहक के कौन सा उद्योग चलता है? और ग्राहक तैयार हो इसके लिए आईएएस को ग्लैमराइज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। पर कोचिंग इंडस्ट्री ग्लैमराइज करे तरीके तरीके से, वो तो समझ में आता है। गुरुजी ने ग्लैमराइज किया ये नहीं समझ में आया मुझे, जो भी होगा गुरुजी का मालूम नहीं।
गुरुजी ने शायद अपनी जवानी में बहुत सारे अटेम्प्ट दिए हों। तो यही सब चल रहा है। इसके बहुत तरह के कारण हैं, बहुत तरह के इसके कारण हैं। प्राइवेट सेक्टर को एनफीबल करना, कमजोर करना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति ब्यूरोक्रेट बनकर बैठ गया है उसका अहंकार भी बहुत बड़ा हो जाता है। उसको अच्छा नहीं लगता कि प्राइवेट सेक्टर का सीईओ उससे ज्यादा सम्मान वगैरह पा रहा है। पैसा तो सीईओ प्राइवेट वाला ज्यादा पाता ही है, इज्जत भी ज्यादा पाने लग जाए तो जो जो पुरानी अंग्रेजी कॉलोनियल मानसिकता है हमारी ब्यूरोक्रेसी की, उसको चोट लगती है। तो दुनिया में मैं कह रहा हूं बहुत कम देश बचे हैं जहां ब्यूरोक्रेसी इतनी छाई हुई जितनी भारत में। बात समझ में आ रही है? एक और उसका जो संबंधित पक्ष है वो बेरोजगारी का है। अब प्राइवेट सेक्टर को फलने फूलने का मौका दिया नहीं गया तो प्राइवेट सेक्टर नौकरियां बहुत दे नहीं सकता। उसके पास गुंजाइश ही नहीं है कि बहुत नौकरियां दे पाए। वो देना चाहे भी तो मैंने कहा एम्प्लॉयबिलिटी की समस्या है। बहुत बार ऐसा होता है कि वैकेंसीज होती हैं प्राइवेट में पर उन वैकेंसीज को भरने लायक लड़के लड़कियां नहीं मिलते। ठीक वैसे जैसे सरकार के पास भी वैकेंसीज हैं, आर्मी में हैं, एयरफोर्स में हैं, पर वो पद खाली पड़े हैं क्योंकि इस लायक लड़के लड़कियां नहीं हैं कि उन वैकेंसीज को भरा जा सके। तो बेरोजगारी। अब अगर वो लड़का बेरोजगार बैठा रहेगा 10 साल, मान लो 22 की उम्र से 32 की उम्र तक, तो वो दंगे कर देगा, वो बहुत फसाद मचाएगा। इससे अच्छा ये है कि उसको एक झुंझुना दे दो जो 10 साल तक बजाता रहे कि मैं 10 साल तक अब यूपीएससी का झुंझुना बजा रहा हूं, मैं तो तैयारी कर रहा हूं। इससे उसको थोड़ी इज्जत मिल जाती है। इससे उसको ये बोलने से राहत मिल जाती है कि मैं बेरोजगार हूं। वो फिर ये नहीं बोलता मैं बेरोजगार हूं, वो बोलता है मैं यूपीएससी का स्टूडेंट हूं। यूपीएससी को यूनिवर्सिटी है जिसके तुम स्टूडेंट हो। सीधे क्यों नहीं बोलते कि अनएम्प्लॉयड हो? यूनिवर्सिटी पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी। स्टूडेंट क्या होता है? तुम एप्लीकेंट हो भाई। पर खूब सुनते हो ना, अब मैं यूपीएससी का स्टूडेंट हूं। बात क्या है? बस ये कि बेरोजगार हो। लेकिन अगर ये स्वीकार कर लोगे बेरोजगार हो तो अहंकार को ठेस लगेगी और कुछ सार्थक भी करना पड़ेगा। तो सरकार भी चाहती है कि सारी युवा शक्ति बस सरकारी नौकरी की कोशिश में लगी रहे। नहीं तो इतने अटेम्प्ट्स अलाउड ही नहीं होते। सरकार ने क्यों इतने अटेम्प्ट्स अलाउ कर रखे हैं? इसीलिए ताकि आप अपने 5-10 साल आराम से वहां प्रिपरेशन में लगा दो। नहीं तो 2 अटेम्प्ट अलाउ होने चाहिए बस। भाई आप तैयारी अटेम्प्ट से पहले करेंगे, अटेम्प्ट देते हुए थोड़ी तैयारी करोगे। जो तैयारी करनी है पहले करके रखो, फिर अटेम्प्ट दो। 2 अटेम्प्ट पर्याप्त होने चाहिए। पर सरकार 5-10 और पता नहीं कितने कितने अटेम्प्ट अलाउड है। डिपेंड करता है कि आप किस वर्ग से आ रहे हैं। सरकार के लिए भी अच्छा है। नहीं तो ये लड़के सब सड़कों पे निकल आएंगे, रोजगार मांगेंगे। कहां है रोजगार? भारत की युवा शक्ति की बर्बादी का बहुत बड़ा कारण ये सरकारी नौकरी का झुंझुना है। फिर लोग कहते हैं आप क्यों बोल रहे हो कि 5-10 अटेम्प्ट नहीं होने चाहिए? लीजिए मैं नाम बताता हूं। उमाशंकर दीक्षित, राजीव गुप्ता, मैं आपको 5 नाम बता रहा हूं। ऐसे 5 नाम कोई बता दिए जाते हैं। इन सब का एक का 5वें अटेम्प्ट में हुआ था, एक का 27वें अटेम्प्ट में हुआ था, एक ने 153 अटेम्प्ट दिए थे। इनका हुआ ना। और जब किसी का 27वें अटेम्प्ट में हो सकता है तो उम्मीद बाकी रखनी चाहिए। यही वजह है कि कोचिंग इंडस्ट्री और मोटिवेशन इंडस्ट्री ये एक हो चुके हैं। जितने कोचिंग उस्ताद हैं इन सबको आप मोटिवेशन देता भी पाओगे ताकि झुंझुना बचता रहे।
भाई किसी भी बात का, बेसिक एजुकेशन की बात है, बेसिक लॉजिक की बात है, किसी भी चीज की उपयोगिता या अनुपयोगिता का फैसला एग्रीगेट लेवल पर करा जाता है, इंडिविजुअल लेवल पर नहीं। मतलब नहीं समझ में आ रहा? बताता हूं। 10,000 लोगों ने कोई परीक्षा दी, 10,000 लोगों ने। मैं ये देखूंगा ना कि इन 10,000 लोगों को एवरेज बेनिफिट कितना हुआ, या मैं ये देखूं कि इन 10,000 में से 10 लोगों को बेनिफिट कितना हुआ। 10,000 लोग कोई काम कर रहे हैं, 10,000 लोग कोई काम कर रहे हैं। आप मुझसे पूछो कि काम अच्छा है कि बुरा, तो मैं कैसे बताऊं आपको? मैं एग्रीगेट लूंगा 10,000 लोगों का और फिर उसे एवरेज आउट करूंगा। ऐसे ही तो बताया जाएगा ना, ऐसे ही तो बताया जाएगा ना। तो 10,000 लोगों ने अगर परीक्षा दी, उसमें से 10 का चयन हुआ, तो उसमें एवरेज प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है फिर? जीरो नहीं, नेगेटिव है, क्योंकि श्रम समय तो सब 10,000 लोगों को लगा है, पर उन 10 लोगों का झुंझुना बजा बजा के, उनके पोस्टर लगा करके, उनके वीडियो बना बना करके ऐसा दिखाया जाता है जैसे कितनी प्रॉफिटेबल बात है। बेसिक स्टैटिस्टिक्स नहीं आती, मीडियन निकालना नहीं आता, वेटेड एवरेज निकालना नहीं आता। क्या समस्या है? बीटेक करे बैठे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, और प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना नहीं आता। 10,000 लोगों ने कहीं इन्वेस्ट करा और उसमें से 10 को फायदा हुआ, 9,990 लुट गए। तो बताओ एग्रीगेट लेवल पर ये एक्टिविटी पूरे देश के लिए फायदे की है, नुकसान की है? इट्स अ ह्यूज नेशनल ड्रेन। देश के 10,000 लोग बर्बाद हुए, 10 को फायदा हुआ। ये नेशनल ड्रेन है कि नहीं? और ये नेशनल ड्रेन रोका जा सकता है, बस इतना कर दो, इतने अटेम्प्ट्स अलाउ मत करो। तुम अभी बढ़ा के 20 अटेम्प्ट्स अलाउ कर दो ना, तुम्हें 50-50 साल वाले भी वहीं बैठे मिलेंगे कि तैयारी कर रहे हैं अभी। तुम जितने अटेम्प्ट्स दोगे वो छोड़ के ही नहीं भागेगा आशा अपनी। 2 अटेम्प्ट्स पर्याप्त है। और क्यों नहीं होने चाहिए पर्याप्त, बताओ तो। लोग आते कहते 2 अटेम्प्ट में तो पेपर का फॉर्मेट पता चलता है। तुम कौन सी जगह से आए हो जहां तुम्हें फॉर्मेट एग्जाम से पहले नहीं पता था? मैं फिर बोल रहा हूं, आप 20 अटेम्प्ट्स अलाउ कर लीजिए, लोग 25 साल तक बैठे रहेंगे तैयारी करते हुए। और भारत की युवा शक्ति का इससे बड़ा क्षय दूसरा नहीं हो सकता। मौज इसमें पॉलिटिशियंस की आ रही है, ब्यूरोक्रेट्स की आ रही है, और कोचिंग सेंटर्स की आ रही है। क्या क्या नहीं कर सकते थे जवान लोग अगर इन्होंने कहा होता कि हम तोड़ेंगे पहाड़, हम बनाएंगे अपने लिए नए रास्ते, हम कुछ करेंगे, देखते हैं क्या कर सकते हैं। पर जवान हैं, निकालेंगे कोई रास्ता। हमारे पास बुद्धि भी है, शक्ति भी है, करते हैं जो कर सकते हैं। पैसा नहीं है कोई बात नहीं, उस एक रिसोर्स की कमी है, पर हमारे पास उत्साह है, ऊर्जा है और बुद्धि है। हमें प्रयास करने दो। 10 साल में तो बहुत कुछ हो जाता। और अगर प्रयास करा होता कुछ अपना करने का, तो 10 साल में सफलता सिर्फ 10 को नहीं मिलती। जब आप यूपीएससी में 10,000 लोग तैयारी करते हैं तो सफलता मिलती है 10 को। पर अगर ये 10,000 लोग सब लग करके अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहें, खुद अपना क्रिएटिव कुछ, तो 10,000 में से कम 2-4 हजार को सफलता मिल जाएगी। तो ऑन एन एग्रीगेट बताओ, ये सरकारी नौकरी का झुंझुना देश के लिए घातक है कि नहीं है? फिर लाचारी के तर्क आ जाते हैं, नहीं हम ये ना करें तो क्या करें? ढूंढो, तलाशो, और अगर कुछ नहीं मिल रहा तो सृजन करो, बनाओ। कितनी नौकरियां होती हैं जो स्किल बेस्ड होती हैं, जहां तुम अगर स्किल डेवलप कर लो, और स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज आते हैं, तुम वो कोर्स कर लो 6 महीने का, 1 साल का, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। तुम क्यों नहीं कर रहे? वो क्यों नहीं कर रहे हो तुम? फिल्मी ख्वाब। मैं अगर भारत को बदलना चाहता हूं तो मैं कहूं कि मैं जब प्रधानमंत्री बन जाऊंगा तभी बदलूंगा, या मैं जहां हूं जैसा हूं अपने स्तर से कोई प्रयास करना शुरू करूंगा? तो ये कौन सा तुक होता है कि मेरा जिला पिछड़ा हुआ है और मैं अपने जिले की हालत बदलना चाहता हूं?
तो मैं आईएएस बन के आऊंगा तब अपने जिले की हालत बदलूंगा। ये कोई तर्क है? ये कोई तर्क है? होम टाउन में पोस्टिंग मिलनी नहीं है, होम स्टेट नहीं मिलता, होम स्टेट नहीं मिलता, होम टाउन तो छोड़िए आप। पर ये झूठा जो प्रोपेगेंडा फिल्मों के माध्यम से और डाल दो बीच में कि लड़की मिल जाएगी, फिर तो क्या नहीं क्या। कोचिंग वाले भी साथ में मिलकर ही फिल्म बना रहे हैं। मैं तो वही पूछूंगा ना, उन्होंने बनाई तो बनाई, तुमने देखी क्यों? मैं इस मुद्दे पे बहुत जवान लोगों से बात कर चुका हूं। कहते हैं, आप कहते हो कि अपना कुछ शुरू करो पर उसके लिए तो कैपिटल चाहिए। बेटा जितना तुमने कोचिंग में दिया था ना उतनी कैपिटल पर्याप्त होती है शुरू करने के लिए। कोचिंग सस्ती नहीं होती है। जितने लाख तुम कोचिंग में दे आए उतने लाख से स्वरोजगार शुरू हो जाता। और थोड़ी शुरुआत करो तो फिर और लोग भी मिल जाते हैं जो पैसा लगाने को तैयार हो जाते हैं। अगर तुमने अपनी ओर से कुछ शुरुआत कर दी और दिखा रहे हो कि तुम्हारे विचार आइडिया में दम है, तुम्हारे प्लान में दम है और तुम गंभीर हो अपने काम को लेकर के, तो लोग मिल जाते हैं जो फंडिंग कर देते हैं, पैसा लगा देते हैं, थोड़ी ज़्यादा, जिस भी तरीके की चाहिए हो। सब खुश हैं, सरकार खुश, ब्यूरोक्रेसी खुश, कोचिंग खुश, जो यूपीएससी के स्टूडेंट्स हैं उनके घर वाले खुश, लड़का कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, सब खुश हैं। बस भारत की युवा शक्ति बर्बाद हो रही है, खुश सब हैं। ये कहाँ का तर्क है? सर्विस कौन सी मिलेगी ये नहीं पता होता, किसको पक्का भरोसा है कि टॉप 100 में ही रैंक आएगी, स्टेट कौन सा मिलेगा ये नहीं पता होता, पोस्टिंग क्या मिलेगी ये नहीं पता होता, और तर्क दे रहे हैं कि मैं अपने गांव की हालत ठीक करूंगा। और तुमको पोस्टल सर्विस मिल गई तो, तुमको ऑडिटेड अकाउंट सर्विस मिल गई तो, तुमको इंफॉर्मेशन सर्विस मिल गई तो, उससे तुम गांव का हालत का क्या उसका रिश्ता है? तुम्हें रेलवेज मिल गया, उस रेलवेज का तुम्हारे गांव से क्या रिश्ता है? तुम हो यूपी के रहने वाले, तुम्हें तेलंगाना मिल गया, तुम गांव कहां से अपना ठीक कर लोगे? लिखते भी है यूपीएससी, थोड़ी लिखते हैं, आईएएस लिखते हैं। जैसे वो आईएएस का एग्जाम हो, आईएएस इज जस्ट वन ऑफ द सर्विसेज भाई, वहां 2 दर्जन और भी हैं सर्विसेज। और मुझे नहीं मालूम अब आईएएस में कितनी सीट्स हैं, पर जब मैंने दिया था तो 25 सीट थी मुश्किल से जनरल कैटेगरी में, अब शायद 100 हो गई हैं। कितनी जनरल में किस रैंक तक मिल जाता है आईएएस? 70 वगैरह तक। ऐसे लिखते हैं जैसे कि जो लोग एग्जाम क्लियर करेंगे सबको आईएएस मिल जाएगा। फिर जब सारी मेहनत तुमने करी ली 10 साल तक तैयारी में ही, तो ये जो 10,000 में से 10 हैं जिनकी नौकरी लग भी जाती है, जब इनकी नौकरी लग जाती है तो कहते हैं सारी मेहनत अब हम कर चुके हैं, अब नौकरी में क्या करना है? आराम करना और खाना है। तो ये आराम करते हैं, खाते हैं। मैं कुछ अपवादों की बात नहीं कर रहा, अपवाद हर जगह होते हैं, एक्सेप्शंस, पर अधिकांशतः फिर यही होता है कि मेहनत तो सारी कर ली ना पहले ही, अब आराम करो और खाओ। तो फिर जब करप्शन का इंडेक्स निकलता है, ब्यूरोक्रेटिक एफिशिएंसी का इंडेक्स निकलता है, इन सब में भारत का स्थान बहुत नीचे रहता है। बहन को समझाइए कि उसके दिमाग पे कौन कौन से प्रभाव चढ़े हैं, जिस प्रक्रिया से गुजर करके वो अपने निर्णयों तक पहुंच रही है, उसको प्रक्रिया स्पष्ट करिए। बोली देखो एक दिन था ना जब तुम कुछ जानती नहीं थी ना यूपीएससी के बारे में, एक दिन था ना? कहेगी हाँ एक दिन था। बोलो जरा अब याद करो कि कैसे कैसे करके यूपीएससी वाली चीज़ तुम्हारे दिमाग में आई, याद करो। तो फिर उसको ज़रा समझ में आए कि पूरा प्रोसेस क्या रहा है, कैसे उसके दिमाग को कॉलोनाइज किया इस क्रेज ने। ये मैंने बाकी पूरी बात समझा दी, जो उसमें अभी अनसुलझी पहेली और गुरुजी हैं उनका मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वो आप जानो वो क्या खेल है। बाकी जो मैं जानता था मैंने बोल दिया।